इरशाद भट्टी साहब बताइएगा कि ये क्या वजह हुई कि जब खान साहब से जवाब मांगा गया तो उस जवाब के अंदर ज़्यादातर हमें पॉलिटिकल बयानिया नज़र आया, उसके अंदर कोई कानूनी तौर पर स्ट्रेंथ नहीं थी। और दूसरी चीज़, अब इसको आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकली, ये जो मंजरनामा इस वक्त चल रहा है उसको कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं और क्या पैगाम है? मैडम शेख, पहले ही बयानिया बन चुका है और बयानिया मजबूत है। बयानिया मजबूत ये है कि अगर आपने अपने तौर पर इस केस में अपने लिए कुछ ख़रीदा, अपनी कोई कमीशन ली, कोई किकबैक ली, कोई आपने ज़ाती फ़ायदा लिया, या आपको अभी मैं या कोई ज़ाती आपने उसमें से पैसा इकट्ठा किया, जायदादें बनाई, तो वो तो एक क्या उसको कहते हैं, उस पर तो फिर भी कोई जवाब तलबी होती थी। यही जो पैसा वापस आ चुका, ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी आज हुकूमती तहवील में आ चुके, तो उसके बाद क्या रह जाता है? वफाकी काबीना का एक फ़ैसला, तो वफाकी काबीना का फ़ैसला जो एक अगर गलत है और अगर ये फेवर है, तो इस फेवर में इमरान खान ने क्या गेन किया? तो पॉलिटिकली तो मेरे ख्याल से हुकूमत इसको ओपन एंड शट केस कह के, करप्शन केस कह के, वो उनको भी पता है कि ये करप्शन केस नहीं है। और अभी रीमा साहबा ने आपको बताया, मुझे नहीं पता था इस शेख का, क्योंकि मैंने एक मरतबा इसके सारे पॉइंट्स पढ़े आज, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो शिक नैब की बताई जाती है कि उस नैब की शिक के तहत फेवर लेना भी करप्शन है, उस शिक के तहत एक फैसला ही नहीं हुआ। तो और फिर 14 साल सज़ा, और फिर उसके बाद मैडम शेख एग्जैक्ट ट्वीट्स कल की उठा के देख लें कि इमरान खान को 14 साल की सज़ा होगी और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा होगी। अब कुछ जो मेरे जैसे थे वो 10 भी कह रहे थे, लेकिन चलो जो बहुत ज़्यादा पहुंचे हुए थे वो 14 साल कह रहे थे। तो इतना पूरा मुल्क जान गया है और इतनी उनकी दस्तरस है कि जज का माइंड भी पढ़ लेते हैं। सर माजरत के साथ अभी रीमा ने भी जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल आप क्लीन चिट नहीं दे सकते खान साहब को। इसके अंदर कानूनी तौर पर बहुत से सवालात ज़रूर जन्म लेते हैं इस जजमेंट के अंदर भी, लेकिन जिस तरह आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं उस तरह तो नहीं बनती। जी मैडम शेख, मैं क्लीन चिट इसलिए दे रहा हूं कि इसमें हसन नवाज नहीं है। मैं क्लीन चिट इसलिए दे रहा हूं कि इसमें नवाज शरीफ नहीं है। मैं क्लीन चिट इसलिए दे रहा हूं कि इसमें एनसीए का रीमा, इस पॉइंट के ऊपर हसन नवाज शरीफ, इनका सवाल क्या डॉक्यूमेंट आना चाहिए था? अगर डॉक्यूमेंट ले आए, डॉक्यूमेंट की बात कर लें, वो जो एनसीए और उनका जो मुआहदा हुआ है वो भी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान जो उनका मुआहदा हुआ है एनसीए का, वो भी नहीं है। सर आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर क्लैरिटी कर लेते हैं। जो सवाल उठाया जा रहा है कि हुसैन नवाज से क्यों नहीं शुरू किया मामला, के सही बात, हसन नवाज से नहीं शुरू किया, ये सही मामला है? मैं वैसे अर्ज करूं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये सही बात नहीं है। वो एक मुख्तलिफ केस है बिल्कुल। ये केस है कि आपने फेवर दे के ग्रेटिफिकेशन लिया है या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो उसमें मुझे नहीं लगता उस मामले का आना और उसको केस में शामिल करना जरूरी था। छोटी छोटी बातें। भट्टी साहब ने एक और बात की कि देखें अब तो पैसा भी वापस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत को चला गया, लैंड जो है वो भी वापस हो गया, तो अब तो कोई क्या केस बनता है? ये ऐसे क्रिमिनल केसेस या कोई केसेस इस तरह उनका एनालिसिस नहीं किया जाता। ऐसा है कि मैंने अगर कुछ चोरी की, फिर केस जब चला मैंने वापस आपको पैसे कर दिए, तो आपके अब तो कोई आपका लॉस ही नहीं हुआ। वो जो इनिशियल क्रिमिनल कॉन्डक्ट था इस केस में या अनलॉफुल कॉन्डक्ट था, वो अपनी जगह मौजूद रहते। नहीं, मैं वैसे आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि ये कहना कि अब वापस हो गया, पैसा वापस हो गया तो अब कोई इशू नहीं है, मेरा नहीं ख्याल ये दुरुस्त है। दूसरी बात अलीना, हमने मेरी नजर में 3 फैक्टर्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में जब मैं इस केस को देखती हूँ। पहला पॉलिटिकल, जो हम सब ने बात की कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा रॉन्ग डूइंग। देखिए, ये हर सियासी जमात लीडर बयानिया जो बनाते हैं अपने बारे में कि वो औरों से बेहतर हैं, वो कुछ, और उनका किस तरह सियासत होती है इस मुल्क में, किस तरह माफियाज का उसमें रोल होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो हम ये कह के कि नहीं सब सही हुआ क्योंकि केस कमजोर है, हम भुला नहीं सकते कि बहुत सस्पिशियस, रॉन्ग डूइंग, गलत, बहुत ही काफ्काएस्क मेथड है जो अडॉप्ट किया गया एक प्रॉपर्टी टाइकून को, मैं तो कहूंगी, फैसिलिटेट करने के लिए। तीसरा, लेकिन क्योंकि जो अक्यूज्ड है एक क्रिमिनल केस में, उनकी कुछ राइट्स होती हैं, आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव करना होता है, उसमें गुंजाइश है। इस पर मेरी नजर में बहुत से सवाल है कि वो पूरा नहीं। पहले जवाब देना चाहते हैं या एजाज से पॉइंट ले लूं पहले?
जी, मैं ये मुख्तसर रखिएगा। बिल्कुल मुख्तसर करके रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास केस का बुनियादी डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जब वफाकी काबीना का फैसला है, जब हसन जिस शुरू जहाँ से केस होता है, वो कैसे आप कह सकते हैं? वो तो डायरेक्ट इस तरह मैं उसके मुबैना तौर पर फेवर लगती है कि कौन है जो इस मुल्क में इतना सखी दिल है कि 9 अरब की चीज़ 18 अरब में खरीदेगा, और क्यों हम उसको उस चीज को इससे निकाल रहे हैं? 1 मिनट, एजाज भी इसका जवाब देना चाह रहे थे, आप सुन लीजिए। हाँ, एक और केस बना ले, ये केस इससे रेलेवेंट नहीं है, मैं कहूंगी। और ये खुशकिस्मती है, फॉर्चुनेट है कि ये जो अहम डॉक्यूमेंट्स है इस केस में हमारे पास नहीं है। मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, या बस एक लक की बात है, बट इट्स ट्रू। इनके बगैर ये केस जो है इसमें लीगली सवाल उठते हैं। ठीक है एजाज। मेरे ख्याल में जो इरशाद भट्टी साहब हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बाज़ लोग, पर्टिकुलरली जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बुनियादी हकायक हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर, ये केस बना है पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन की नतीजे में, एनसीए की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो रकम आई, एनसीए ने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की, और वो पाकिस्तान की नैब की तरह या एफआईए की तरह नहीं है कि जिनको आप मोड़ लें। उन्होंने हसन नवाज के भी अकाउंट्स चेक किए, शरीफ फैमिली के भी अकाउंट्स चेक किए। उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है वो बेची है प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को बड़ी कीमत के ऊपर। और देखें, बेचने वाला, मेरे पास अगर कोई गाड़ी है और उस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपया है, आप मुझे 15 देंगे तो मैं बेचूंगा, और उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्यों दूंगा। अच्छा, मैं क्यों दूंगा? वो इसलिए कि जब भी हमारे यहाँ ये एक रवायत है, जब भी आप किसी बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इस तरह की फेवर दे देते हैं कि आपकी, अगर आपने कोई खरीद, सुन लीजिए ना, मेरी सुन तो लीजिए, मेरी अर्ज तो सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, मेरी अर्ज सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने करप्शन की थी, मेरी इतलात के मुताबिक उस मामले में नवाज शरीफ और उनके बच्चे क्लियर हो चुके हुए हैं एनसीए की तरफ से। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। आप कह रहे हैं नहीं हुए, तो इमरान खान साहब को किसने रोका था जब वो इक्तदार में थे उनके खिलाफ केस कायम करते? ये कि किस तरीके नहीं हुआ ना। आपने तो यार सुन लीजिए भट्टी साहब सुन ले पॉइंट, उसके बाद कहिएगा। उल्टा काम किया आपने, उल्टा काम किया आपने को पता नहीं। देखिए, मैं नैब कवर करता रहा हूँ, मैं अर्ज भट्टी साहब, मैं नैब सुल्तान साहब का भी देख, नैब, मुझे आफ्ताब सुल्तान साहब का पता है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया था। मैं आपको बता देता हूँ क्यों रिजाइन किया था। आफ्ताब सुल्तान को कहा जा रहा था कि लोगों को नोटिस कर दें बगैर कंप्लेंट के, बगैर किसी शिकायत के, और आफ्ताब सुल्तान ने कानून के मुताबिक चलने का कहा था। और वो कौन कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे जो कानून से भी ज्यादा ताकतवर हैं, जो पार्लियामेंट से भी ज्यादा ताकतवर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के दौर में ये मुकदमात नहीं खोले गए। क्यों नहीं खोले गए? इसलिए कि प्रॉपर्टी टाइकून के साथ ये खुद मिले हुए थे। अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी आती तो प्रॉपर्टी टाइकून भी फंसता और खुद भी फंसते ही। भट्टी साहब कह रहा है, जो ताज़ा तरीन बयान आया इमरान खान का वो यही आया, उसने कहा है कि दागदार कर लो अदलिया को या अपने निज़ाम इंसाफ को। सर वो तो जो भी बयान दे रहे हैं, हम तो यहाँ पर इसको क्रिटिकली एनालाइज करें ना। आप सारे आजाद, नवाज शरीफ है, आजाद सहाफी हैं सारे मुजरम। और ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। 1 सेकंड, मुझे मदद साहब का पॉइंट भी लेना है, रीमा का पॉइंट भी लेना है, प्लीज 1 मिनट। रीमा बिल्कुल मुख्तसर जी, बस 1 लाइनर। हम एनसीए को ऐसा समझते हैं कि एनसीए कोई एंजेलिक बॉडी है, वो कुछ गलती नहीं कर सकती। ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो कॉन्फिडेंशियल सेटलमेंट्स होती हैं, एनसीए क्रेडिट भी ले लेता है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम जो है वो फ्रीज की, उसको वापस उसकी जो स्टेट ऑफ ओरिजिन था वहां तक पहुंचाया। लेकिन इस पे बहुत तनकीद है कि ये सेटलमेंट्स सीक्रेट क्यों होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसी और भी हुकूमतें यहाँ होती हैं जो वो पैसा जिस लिए इस्तेमाल होना होता है नहीं होता। इसलिए एनसीए को मजबूर किया गया कि अब वो अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाएं और अब इस तरह की एग्रीमेंट्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। तो मेरा ख्याल ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसको सामने रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। मजहर अब्बास साहब, ये जो सारा का सारा सागा है, पैगाम क्या जाता है पॉलिटिकली? देखिए, अभी 2 फोरम अवेलेबल हैं। उन फोरम्स पे क्या होता है, जाहिर है जब फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन से मुराद ये कि जब अपील के सारे फोरम्स खत्म हो जाएंगे, वो जो फाइनल डिसीजन आएगा उस पर मेरा ख्याल है ज़्यादा खुलकर बात हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब जो फ़ैसला मेरे हक़ में आता है वो फ़ैसला सही होता है, उसमें कानून की हुक्मरानी होती है। जो फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आता है
उस पर हम मातूब करते हैं, लेकिन जुडिशरी का जो कंडक्ट है वो देखना है। तो हमें देखना है कि अगले 2 मरहलों में क्या चीज़ होती है। असल चीज़ जो अभी सब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो टाइकून हैं, उन टाइकून से मालूम किया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में कितना इन्वेस्ट किया है और किस किस के लिए किया है और क्यों किया है। क्योंकि उनका तो ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है ना कि उनकी ट्रॉली कभी रुकती नहीं है जी, पहिए लगाने ये पड़ते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बदनुमा दाग है। ये कंडक्ट जो है ये सबसे बदनुमा सर, दाग। आपको लगता है इस वर्डिक्ट के बाद जो इश्तिहारी करार दिए गए उनके आगे भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती देखिए ना, है? देखिए वैसे तो विशफुल देखिए थिंकिंग, पॉलिटिक्स में तो लेकिन हम, रीमा, इफ यू वांट टू इंटरजेक्ट इन इट, आप भी देखिए बता हम सकते तो हैं सीधी सी बात ये है कि हम जिस पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं वो तो हाई मॉरल ग्राउंड्स पे क्योंकि आज कहा गया, आज जो मिनिस्टर्स थे आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ साहब, वो कह रहे थे कि देखिए उनके खिलाफ तो ऑलरेडी वो यहाँ पर आ नहीं सकते ना, वो इश्तिहारी हैं, क्योंकि तो इस तरह से पेश कर रहे थे इसको। इश्तिहारी को भी पकड़ के लाया जाता है ना। क्या आपने इंटरपोल को अप्रोच की? क्या आपने उनके ये जो जिनको मफरूर इश्तिहारी करार दिया गया है, इनको इंटरपोल के जरिए लाने की कोशिश की? अगर नहीं की तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना। बिल्कुल सही, ये बेसिक वो है। बिल्कुल सही।